हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। पिछले दिन हम कर रहे थे मोलारिटी, और मोलारिटी में हमने क्या किया था? मोलारिटी में सबसे पहले हमने उसका फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या कहता है मोलारिटी का? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये था मोलारिटी का फार्मूला। मोलारिटी के फार्मूले पे हमने एक क्वेश्चन किया था ताकि मोलारिटी अच्छी तरीके से समझ लग जाए। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था? मोलारिटी ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन हमने देखा था कि उसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया था हमने कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। फिर हमने देखा था कि मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग, दो चीज सॉल्यूशन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो मोलारिटी कितना होता है, और वो हमने क्या किया था? एक फार्मूला डिराइव किया था। उसके लिए मैंने हालांकि होमवर्क दे दिया था आपको, आशा करता हूं कि वो आपने होमवर्क कर लिया होगा। फाइनल फार्मूला क्या था कि M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। इस फार्मूले का यूज करके लास्ट में आखिरी में जो मोलारिटी आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलालिटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलालिटी। मोलालिटी, मोलारिटी नहीं, MOLARITY था पिछले क्लास में। आज है मोलालिटी, LIT भाई। और मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलारिटी को कैपिटल M से और मोलालिटी को स्मॉल m से। ठीक है ना? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमने जब स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक चैप्टर, उसी समय हमने बताया था आपको कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू, मोलालिटी इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल स्मॉल m से डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल M से तो मोलारिटी को डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नहीं, यहां पे आता है मास। मास किसका? सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। ठीक है ना? इसके फार्मूले में ये बात ध्यान देने वाली है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, मास किस में रखना है? ग्राम में नहीं, केजी। मास किस में रखना है? केजी। ठीक है ना? तो ये होता है मोलालिटी का फार्मूला। ठीक है ना? इस फार्मूले को अच्छी तरीके से यदि समझना है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। मैंने पहले ही दिन बात की है कि थ्योरी से ज्यादा जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? सपोज गर्मी का टाइम है, मैं गया दुकान पे और दुकान से मैंने ग्लूकोज का एक डब्बा खरीद करके लाया 200 ग्राम का। तो डब्बे पे लिखा हुआ था 200 ग्राम, लेकिन जब मैंने उसको वेट किया तो पता चला कि 180 ग्राम है। क्यों होता है ऐसा? है ना? कंपनी आपको बोलती है कि 1 किलो तेल है, लेकिन एक्चुअली 1 kg नहीं, उससे कम रहता है। ठीक है ना? तो हुआ मेरे साथ ऐसा, है ना? मान लिया जाए कि मेरे पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज को मैंने ला करके एक बड़ी सी ग्लास है मेरे पास 500 ml की, उस बड़ी सी ग्लास में मैंने उसको घुला दिया। ठीक है ना? 500 ml की नहीं, मान लेते हैं 1 लीटर वाली बोतल थी मेरे पास, 1 लीटर वाली बोतल की, पानी वाली बोतल में मैंने घुला दिया। ठीक है ना? और घुलाने के बाद में उसको पी गया। गर्मी का टाइम है ना, ग्लूकोज की एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो एग्जाम्पल ये है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved, DISS ना, dissolved in 1 liter of water। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कैलकुलेट मोलालिटी, MOLA, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का आप क्या निकाले? मोलालिटी निकाले, कैलकुलेट करें। सिचुएशन क्या है? मैंने क्या बताया? मेरे पास 1 लीटर पानी है। पानी की मात्रा कितनी है जी? 1 लीटर।
मैं लेकर के आया ग्लूकोज, और ग्लूकोज कितना था 180 ग्राम ग्लूकोज लेकर के आया मैं, और उसमें 1 लीटर पानी में मैंने घुला दिया। ठीक है ना। अब मुझे बताना है कि इस सॉल्यूशन का मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है जी, स्मॉल m, ये कितना है ना। तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। मोलालिटी का फार्मूला क्या है जी, स्मॉल m का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल यह है कि ये दोनों चीजें दी गई है क्या, देखते हैं। दिया क्या गया आपको कि जो सॉल्यूट ग्लूकोज है, मैंने बात की कि ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है आपका, पानी। ग्लूकोज आपका ये है सॉल्यूट और पानी क्या है, यहां 1 लीटर पानी था ना, ये है आपका सॉल्वेंट, है ना। तो हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। क्या नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, क्या मास दिया हुआ है। तो ये चीज डायरेक्ट तो दी नहीं गई है, फार्मूले में हम पुट कर नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या चाहिए जी, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है जी, पानी। पानी दिया हुआ है 1 लीटर। क्या पानी का मास दिया हुआ है क्या, नहीं, पानी का मास तो दिया हुआ है नहीं, पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पानी का हमें मास निकालना है। अब जब दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे उस इंफॉर्मेशन से, तो इस फार्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। पहले दोनों को कैलकुलेट करते हैं, पहले दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास है n, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 180, और मोलर मास कितना है, मोलर मास कैसे निकालेंगे, ये है क्या ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे जी, कार्बन 6 है, यानी कि एक का होता है 12, तो 12 गुने 6, प्लस हाइड्रोजन 12 है, तो एक का 12, एक का 1, तो 12 का 12, प्लस ऑक्सीजन 6 है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 ऑक्सीजन का 16 गुने 6, 12 गुने 6, 12 छक 72, प्लस 12 प्लस 16 छक 96, ये कितना हो गया जी, 6 2 8 2 10, 9 1 10 और 7 17 1 18, 180 ग्राम जो है आपका मोलर मास हो गया किसका, C6H12O6 का, ठीक है ना। तो यहां पर पुट कर दो 180, यानी कि यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल करके चला आया, नंबर ऑफ मोल्स निकल करके क्या चला आया, 180 डिवाइडेड बाई 180, 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, ठीक है ना, एक चीज तो पता चली। अब हमें दूसरी चीज पता करनी है। दूसरी चीज कैसे पता होगी, दूसरी चीज पता करनी क्या है, दूसरी चीज हमें पता ये करनी है कि इसका मास, पानी का 1 लीटर पानी दिया हुआ है, पानी का मास पता करना है। ये चीज पता करना आसान था। आसान कैसे था, क्योंकि ये चीज हमने मोल कॉन्सेप्ट में आपको पहले सिखाया है। मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या आपको सिखाया है कि यदि नंबर ऑफ मोल्स को मास में, मास को नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है, ये चीज हमने मोल कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से डिटेल से आपको सिखाया है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आकर के एक समस्या होगी। समस्या क्या है कि 1 लीटर पानी को हम मास में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहां पे इसको कन्वर्ट करने के लिए अब कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन ये चीज आपको अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए कि पानी का डेंसिटी कितना होता है, वाटर की डेंसिटी
कितनी होती है ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पता कैसे होना चाहिए? 1 लीटर पानी की जो बोतल होती है उसे यदि आप वेइंग मशीन पे जब आप उसे रखोगे, तराजू पे रखोगे, तो उसका मास 1 kg आएगा। यानी कि पानी की डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर। कैसे? ध्यान से इस चीज को समझो। नहीं भी याद है तो थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओगे तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी कि जो पीने वाला पानी का बोतल होता है उसका यदि हम मास पता करना चाहें, तराजू पे रखें, तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हो, फील कर सकते हो कि उसका मास 1 kg के आसपास होगा, और होता 1 kg ही है एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो पानी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ रो, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1 kg पर लीटर। 1 kg पर लीटर। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये रो किसका है? किसके लिए है जी? ये वाटर के लिए, पानी के लिए। ठीक है ना? तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर है। 1 यदि है, इसका मतलब ये होता है कि मास यदि निकालना चाहे तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो मास यदि मैं निकालना चाहूं तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 1। यानी कि वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे पानी का? 1 लीटर। तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 kg। 2 चीजें पता करनी थी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए। पहला पता करना था हमें नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा पता करना था हमें मास इन kg सॉल्वेंट का। तो मतलब सॉल्वेंट पानी का ही निकाल रहे हैं हम। तो दोनों चीजें हमें पता चल गई। पहली चीज कैसे पता चली? मोल कॉन्सेप्ट वाले फार्मूले से। दूसरी चीज कैसे पता चली? ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। कुछ चीजें एबीसीडी की तरह होती है, उसी तरीके से पानी का जो डेंसिटी है वो एबीसीडी की तरह है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर, यानी कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 1। वॉल्यूम दे रखा है 1, तो 1 इंटू 1। तो मास कितना आ गया? 1 kg। जब मास आपका 1 kg आ गया तो यहां पे फार्मूले में पुट कर दो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है जी? 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास कितना आया है जी? 1। 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि मोलालिटी, MOLALITY, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? इसका हम यूनिट लिखना चाहें तो 1 मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल पर kg। ठीक है ना? आंसर निकल करके आ गया। आपको कॉन्सेप्ट समझ लगना चाहिए यहां पे। ठीक है ना? मैं पहले ही दिन से बात कर रहा हूं, या पिछले दिन मैंने एक इसी टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया, जिस वीडियो में मैंने बात की कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए पढ़ाई करने का। अभी आप 10th पास किए हो, आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपको समझ लग जाए। एक बार जब आपको समझ लग गई ना तो ये चीजें काफी बेसिक लगने लगेगी आपको, एबीसीडी की तरह लगने लगेगी आपको। देखो होता क्या है कि सपोज मान लेते हैं कि आप कोई बुक उठा करके पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो जब पहली बार उस बुक को सपोज एक पेज को पढ़ोगे ना, तो एक पेज पढ़ने के लिए, समझ करके पढ़ने के लिए हो सकता है कि आपको 2 घंटा लगे। जब दूसरी बार फिर से उठा करके जब आप उसी पेज को पढ़ोगे ना तो 2 घंटे की जगह पे आप मुश्किल से 15-20 मिनट में उसे पढ़ जाओगे, समझ करके पढ़ जाओगे। जब तीसरी बार उसे पढ़ोगे ना तो 15 मिनट मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो
अल्टीमेटली जो आपको 2 घंटे का काम जो लंबा चौड़ा दिख रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, वो एक्चुअली सिर्फ 2 मिनट का काम है। लेकिन वो 2 मिनट तब आएगा जब आप उसे समझ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे। जब आप उसे समझोगे नहीं ना, तो वो 2 घंटे का ही काम है। उसी तरीके से जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार यदि आप समझ गए ना, तो ये सब 2-2 मिनट का काम है। 2 मिनट छोड़ो ना, एग्जामिनेशन में 2 मिनट भी नहीं लगता इसे कैलकुलेट करने के लिए। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मैं देख करके इसे 1 मिनट के अंदर आंसर कैलकुलेट करके रख सकता हूं, और आप भी वही कर सकते हो। ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट है मोलालिटी में, एक बात है सिखाने वाली और सीखने वाली, वो ये है कि मोलालिटी जो होता है ना, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर का जो 4 कंसंट्रेशन टर्म बताए हमने, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मालिटी। इसमें जो मोलालिटी है वो किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। खास करके हम बात करें मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में, मैं कंपेयर करके दिखा देता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है, बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी, कि इसमें से बताएं कि कौन सा टर्म जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। इसे समझने के लिए मैं आपको दोनों का, एक मोलालिटी और मोलारिटी, मोलारिटी दोनों का फार्मूला लिख करके मैं इसको आपको समझाता हूं। मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होता है फार्मूला। दोनों फार्मूले को ध्यान से देखो। इस फार्मूले में कुछ भी यदि है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका मतलब यह होता है कि मोलारिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें भी, इस फार्मूले में यदि कोई भी चीज ऐसा है जो टेम्परेचर के बढ़ाने या घटने से बढ़ता या घटता है, तो यानी कि ये टेम्परेचर के बढ़ाने या घटने से ओवरऑल ये मोलालिटी घटे या बढ़ेगा। और यदि इसमें से कुछ नहीं घटने बढ़ने वाला है, तो ये टेम्परेचर को घटाओ या बढ़ाओ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है। मैं बात कर रहा हूं, एक एक करके देखते हैं। मोलारिटी को जरा देखते हैं पहले। मोलारिटी में क्या है फार्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या मान लेते हैं कि एक, सपोज मान लेते हैं, शरबत का एग्जांपल ले लो कि पानी में आपने चीनी घुला रखा है, तो चीनी वहां सॉल्यूट हो गया और पानी आपका सॉल्वेंट हो गया, और पानी और चीनी जो मिल करके दोनों मिक्स बन गया मिक्सचर, तो उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो उस सॉल्यूशन में, शरबत में, शरबत हमारा एक सॉल्यूशन है, पानी हमारा सॉल्वेंट है और चीनी हमारा सॉल्यूट है। तो शरबत में जो हमारा सॉल्यूशन है, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो चीनी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या टेम्परेचर घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा? तो क्या उससे नंबर ऑफ मोल्स पे, अमाउंट पे, मात्रा पे कोई फर्क पड़ने वाली है क्या? आंसर है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स या फिर जो मात्रा होती है किलोग्राम में, ग्राम में, कि कितना ग्राम, पहले भी उसमें मान लेते हैं कि 2 मोल गुलाया था, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद 2 मोल ही रहेगा, घटे बढ़ेगा थोड़े ना। इसमें मान लेते हैं कि पहले 100 ग्राम हमने मिलाया था चीनी, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी 100 ग्राम ही रहेगा, घटने बढ़ने वाला तो है नहीं। लेकिन जरा ध्यान से देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। जो शरबत का वॉल्यूम है, किसी भी चीज का वॉल्यूम है, हम जानते हैं कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम थोड़ा सा ही सही बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है तो वॉल्यूम थोड़ा सा ही सही लेकिन बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटेगा। इस पे कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन इसके ऊपर असर होगा। इसके ऊपर असर होने से मोलारिटी के ऊपर असर होगा। बात समझ में आ रही है?
किसी भी चीज के ऊपर यदि टेम्परेचर का असर हो रहा है तो इस पे भी ओवरऑल टेम्परेचर का असर होगा। मोलालिटी में जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी हमने बात की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर टेम्परेचर का, तापमान का कोई असर होने वाला नहीं है। तापमान बढ़ाओ या घटाओ, नंबर ऑफ मोल्स जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नीचे वाले फार्मूले में है। तो मास जो है, किसी भी चीज का मास क्या तापमान के ऊपर निर्भर करता है क्या? मान लेते हैं किसी भी बच्चे का मास यदि 50-60 केजी है, तो क्या उस लड़के का मास तापमान गर्मी के दिन में 61 केजी हो जाएगा और ठंडी के दिन में 59 केजी हो जाएगा? कि मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, उससे मास को कोई लेना देना नहीं है। तो मोलालिटी के फार्मूले में ना तो ऊपर वाला टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ना तो नीचे वाला टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये पूरा का पूरा फार्मूला को टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, मोलालिटी को कोई लेना देना नहीं, ना तो वो घटेगा ना तो वो बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कही जाती है कि जो मोलालिटी होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना? तो यहां पे आप एक कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन क्या है? नोट बना करके लिख लेना अपनी कॉपी में कि मोलालिटी स्मॉल m is independent of temperature। मतलब तापमान का मोलालिटी पे कोई असर नहीं होता, बढ़ाओ या घटाओ कोई असर नहीं। ठीक है ना? अब आखिरी में एक सवाल ले लो, एक क्वेश्चन ले लो, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो भी कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं आपको, वो कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लग जाएगा। ठीक है ना? समझा हुआ ही आपका है, नहीं तो किताबों में बहुत कुछ लिख रखा है, यूट्यूब पे लेक्चर भरे पड़े हैं। ठीक है ना? अच्छे अच्छे लेक्चर भरे पड़े हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं, अच्छे अच्छे लेक्चर भरे पड़े हैं। तो है सब कुछ, लेकिन जो आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीखोगे, सिर्फ वही आपका है, नहीं तो आपका नहीं। ठीक है ना? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है जी? मान लेते हैं कि NaCl, NaCl क्या होता है जी? नमक। नमक को हमने घुलाया पानी में। नमक, थोड़ा सा नमक ले लेते हैं। नमक कितना? 50 ग्राम नमक ले लेते हैं। ठीक है ना? 50 ग्राम सॉल्ट, टेबल सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, NaCl की, इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ वाटर। 50 ग्राम सॉल्ट है, 200 ग्राम पानी में घुला हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना है। ठीक है ना? कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें 200 ml को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ml को लीटर में कन्वर्ट करो। लीटर में कन्वर्ट करने के बाद डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1। वहां से इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ लग रहा होगा, लेक्चर आपको अच्छी तरीके से पसंद आ रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।